देखिए, ये क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और ये आपकी टर्म 1 में इंक्लूडेड है। और क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनटीएससी में भी क्योंकि हमें पता ही है कि सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको स्टडी करेंगे। और अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इसके अंदर हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप साथ के साथ नोट करें ताकि आपको डायग्राम्स के रूप में पूरा चैप्टर याद रहे। देखिए, शुरुआत जो होती है वो बिल्कुल इंटरवल से शुरुआत हो रही है मूवी की। अब फ्लैशबैक में जाएंगी चीज़ें। 14 जुलाई की बात चल रही है जी। 14 जुलाई 1789 ये डेट है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पेरिस में जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है, ऐसी रूमर्स फैली हुई हैं, रूमर्स कि जी किंग ने आर्मी को बुलाया है। और किंग कौन है? लुइस 16। कि किंग ने आर्मी को बुलाया साहब, और अब निहत्थे लोगों के ऊपर आर्मी जो है फायर करेगी और उनको मार डालेगी। ये रूमर्स फैली हुई हैं। अब कुछ लोग लगभग 7000, जिसमें आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सब मिलकर के एक पीपल्स मिलिशिया बनाते हैं, यानी कि लोगों की एक आर्मी बनाते हैं। और जी एक फोर्ट में जाते हैं जिसका नाम है बेसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। इस फोर्ट में जाने के रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसी फोर्ट को क्यों चुना गया। देखिए, लड़ना है तो लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और हथियार ऐसे तो है नहीं कि कोई सब्जी की दुकान है, आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे 2 किलो बारूद दे दीजिए क्योंकि मुझे किंग की आर्मी को बम से उड़ाना है। ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो जो बेसाइल है वो एक ऐसा फोर्ट है, और ये क्या है, फोर्ट भी है प्लस प्रिजन। यहाँ पर कैदियों को भी रखा जा रहा है। तो लोगों ने सोचा कि यार बेसाइल में पक्का हथियार मिलेंगे, बेसाइल चलते हैं और लपेट डालेंगे। तो इनमें से कुछ लोग बेसाइल आते हैं, जो राजा के गार्ड्स हैं, किंग के गार्ड्स हैं, उनको मारते हैं और यहाँ से प्रिजनर्स को आज़ाद करवाते हैं कि वो प्रिजनर्स भी हमारी हेल्प करेंगे किंग की आर्मी के खिलाफ लड़ने में। लेकिन ये प्रिजनर्स यहाँ केवल 7 थे, 7 प्रिजनर्स थे। अब यहाँ इन्हें एम्यूनेशन वगैरह मिलता है। दूसरा रीज़न क्या है कि अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर्स ऑफ किंग, कि राजा की निरंकुश ताकतों का जो है उसका एक सिंबल रहा है ये, कि बहुत गलत गलत काम यहाँ से हुए हैं। तो ऐसे में लोगों ने इसको लपेट दिया सबसे पहले। अब देखेंगे कि ये सब जो चीज़ें हुई, इनके पीछे के क्या कारण थे, क्या बैकग्राउंड रहा है इस पूरी की पूरी रेवोल्यूशन का। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए साहब, लुइस 16 में 1774 में किंग बनते हैं। किंग बनने के टाइम पे एज है सिर्फ 20 साल, और इनकी वाइफ है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम है मैरी एंटोनी, वो इनकी वाइफ है। अब जब ये किंग बनते हैं तो इनके सामने कुछ समस्या आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या थी एम्प्टी ट्रेजर, कि फ्रांस का खजाना ही खाली है जी। अब इस खजाने के खाली होने के रीजंस देखेंगे हम कि एम्प्टी ट्रेजर था क्यों। इनसे पहले के जो रूलर्स रहे, जिनमें लुइस 15, अब लुइस 15 1710 में पैदा हुए, 1715 में 5 इयर्स की एज में ही वो किंग बने। अब वहाँ इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद 1734 और उसके बाद के टाइम पीरियड में ये कई जगह पे सक्सेशन वॉरफेयर्स में इन्वॉल्व हो गए पर्शिया के अंदर, कि अब राजा कौन बनेगा। सक्सेशन वही होता है कि एक राजा की डेथ के बाद अब उसको कौन नया रूलर होगा। तो ऐसे में पर्शिया के अंदर सक्सेशन वॉरफेयर में ये लगे रहे। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस की इन्होंने हेल्प की उनके फादर को वापस से गद्दी दिलाने में। तो ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, पर्शिया के साथ अच्छे रिलेशंस इन्होंने बनाए लुई 15 ने, जो हमें इस चैप्टर में आगे देखने को भी मिलेगा कि लुइस 16 की हेल्प भी की ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने। तो वो यहाँ से शुरुआत हुई। ही वॉज ऑल्सो नोन एज वेल बिलव्ड। लेकिन इनकी ये जो गलतियां थी कि लगातार लड़ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के ब्रिटेन के साथ लड़ रहे हैं,
कभी किसी के साथ मिलकर के किसी के साथ लड़ रहे हैं, कभी किसी के घर के मामले में सक्सेशन वॉरफेयर में बाहर की कंट्री आ रही है। तो ऐसे में फ्रांस के ट्रेजर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो जो फर्स्ट रीज़न आ गया वो आ गया लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, कि भाई लड़ाई लड़ रही है तो खर्चा भी तो होगा, पैसे भी तो लगेंगे, सैलरी भी तो देनी है, हथियार भी तो लेने हैं वहाँ से। अब पहला रीज़न। दूसरा रीज़न साहब, दूसरा रीज़न जो है वो है कि इनकी रॉयल्टी, कि शाहीपन नहीं छोड़ा इन्होंने। अपने पैलेस के अंदर बड़े आलीशान चीज़ें लगवा रखी हैं, बाहर से मंगवा के बेशुमार पैसा वह बहा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने पैलेस को, एंड नाउ 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो है पैलेस, कौन से पैलेस में ये लोग रह रहे हैं, रॉयल फैमिली, एंड दैट इज पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स इज अ प्लेस इन पेरिस। तो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ये रहते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेल्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब ट्रेजर एम्प्टी है और क्राइसिस, दिस मैन लुइस 15 ही गेव द राइज टू इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया जी, तो अब इन्हें जो है कहीं से कर्जा लेना पड़ा। भैया आपको अपनी आर्मी के लिए और सब चीज़ों के लिए पैसे की तो ज़रूरत है। जब ट्रेजर खाली है तो इन्होंने लोन ले रखे हैं जी, लोन। और वो लोन आप देखें, 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिली कि लगभग 2 बिलियन लीवर्स, जो लीवर है वो एक करेंसी की यूनिट है, 1794 तक फ्रांस में ही रही। क्योंकि ये बॉक्स में आती है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कब इस यूनिट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1794 के अंदर लीवर को हटा दिया गया। अब 2 बिलियन का कर्जा इनके ऊपर है, 2 बिलियन प्लस। अब क्या है कि आपके पहले एक चैप्टर होता था जो अब नहीं है, वो है अमेरिका का। देखिए यूएस के अंदर ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके नॉर्थ की साइड में, सॉरी ईस्ट की साइड में। अब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी ब्रिटेन से। उस टाइम पे फ्रांस जो है उसकी ब्रिटेन के साथ वैसे ही तनातनी थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के इन्होंने ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ी, पर्शिया के साथ मिलकर के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो जब दोनों का एनिमी एक, अमेरिका का एनिमी भी ब्रिटेन और फ्रांस का एनिमी भी ब्रिटेन, तो अमेरिका की हेल्प की और उस हेल्प के कारण इन्होंने 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा और लेना पड़ा। 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा इन्होंने और ले लिया। तो अब टोटल डेब्ट जो है इनके ऊपर है वो लगभग 3 बिलियन प्लस के आसपास है। तो अब जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने पैसा दिया, उन लोगों ने फ्रेंच गवर्नमेंट से कहा कि अब आप लोन तो ले सकते हो, लेकिन आपके ऊपर हम चार्ज करेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज़ आप ये डायग्राम साथ बनाते जाएं। कितना लोन, कितना उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्होंने 10% पे देना शुरू किया। अब किंग को अपनी आर्मी चलानी है, किंग को कोर्ट के खर्चे देने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उस टाइम पे लिटरेसी भी बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट के लिए जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब चलाना है। तो अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए किंग ने क्या कहा? द किंग सेड कि इंक्रीज द टैक्सेस। किंग ने इंक्रीज करने के लिए कहा कि जो टैक्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। टैक्स इंक्रीज कर दो जी, कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ यहीं पे हो गई, गड़बड़ यहीं पे हो गई। देखिए एक वर्ड है ओल्ड रिजीम, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, काफी इंपॉर्टेंट। ओल्ड रिजीम 1789, यानी कि जब रेवोल्यूशन हुई, उस रेवोल्यूशन से पहले की फ्रेंच सोसाइटी, द फ्रेंच सोसाइटी प्रायर टू 1789 इज नोन एज ओल्ड रिजीम। इस ओल्ड रिजीम में क्या कहा कि जी पूरी की जो फ्रेंच सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी किस पे डिवाइडेड है? रिलीजन पे। फिर एक रिलीजन के अंदर हम देखें तो किसी में सेक्ट्स हैं, किसी में वर्ण हैं, फिर उनके अंदर जातियां हैं, अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड हैं। यहाँ कास्ट, रिलीजन नहीं बल्कि क्लास के आधार पे डिवीजन था, और पूरा का पूरा जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था, 3 क्लासेस में डिवाइडेड था। जो फर्स्ट क्लास थी वो थी क्लर्जी, जो सेकंड क्लास थी वो थी नोबिलिटी, और जो थर्ड क्लास थी वो थी, उसको थर्ड एस्टेट ही बोला जाता था, थर्ड एस्टेट। इस थर्ड एस्टेट में बहुत सारे लोग हैं। देखिए क्लर्जी के अंदर कौन से लोग हैं?
चर्च के पावरफुल लोग, उस समय चर्च का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था रूलर्स के ऊपर। आज भी जो क्रिश्चियंस हैं उनमें जो रोम में जो पोप हैं, उस टाइम पर पोप की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी। क्लर्जी का रोल यानी कि चर्च के पावरफुल लोग, नोबिलिटी, द किंग, हिज फैमिली, हिज रिलेटिव्स, तो उसका जो किंग फोक है, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो सब इसमें आएंगे। थर्ड स्टेट, रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि चर्च के और राजा के परिवार के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स, सब लोग इसमें आएंगे। थर्ड स्टेट में हम कंफ्यूजन क्या होता है, हम सोचते हैं कि थर्ड स्टेट में सब गरीब लोग हैं। सब गरीब लोग नहीं हैं, थर्ड स्टेट में पढ़े लिखे लोग भी हैं, थर्ड स्टेट में अमीर लोग भी हैं। बस नोबिलिटी का मतलब किंग और उसके परिवार के लोग, क्लर्जी का मतलब चर्च के लोग, इनके अलावा जो भी बच गए वो सब थर्ड स्टेट में। अब प्रॉब्लम क्या है कि फ्रांस के अंदर इन दो को जो है प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस कि कुछ स्पेशल अधिकार इनको मिले हुए हैं। जो क्लर्जी और नोबिलिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है जी टैक्स एग्जेम्पशन, कि आपको टैक्स नहीं देना, स्टेट को आप कोई टैक्स नहीं देंगे, राज्य आपसे कोई भी कर नहीं लेगा, टैक्स एग्जेम्पशन है। नोबिलिटी, अब नोबिलिटी के पास एक और है, क्योंकि नोबिलिटी में राजा और उसके परिवार वाले हैं, तो नोबिलिटी के अंदर एक और है जिसको बोला जाता है फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब सामंत। फ्यूडल का सिस्टम क्या था कि राजा है, राजा ने अपने देश को 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे स्टेट्स में डिवाइड किया ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे चीफ मिनिस्टर वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन यहाँ राजा अपॉइंट करेगा कि जाओ तुम्हें हम ये दे देते हैं, मिर्जापुर वाला सीन है पूरा कि तुम संभालो उसको जाओ। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो सामंत थे उनको राजा अपॉइंट कर रहा है, किंग ने अपॉइंट किए। अब इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या है, फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं कि जो आपसे नीचे के लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो लोग हैं, उनसे आप क्या लेंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस, कि जब आप उन्हें बुलाएंगे वो आपके घर काम करने आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए वो एनुअली गिफ्ट्स लेकर के आएंगे कि सरकार ये पदा हुआ ये आपके लिए, और आपको टैक्स पे करेंगे, और उस टैक्स का नाम होगा फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज भी आपको देंगे, गिफ्ट्स भी आपको देंगे, और आपके लिए फ्री में काम भी करेंगे। ये इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब देखें तो साहब टैक्स तो लगा दिया, अब इस टैक्स में गड़बड़ क्या है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी को तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब दो तरह के टैक्सेस हैं यहां पर, टिथे, सॉरी टाइथ, टाइथ एंड टेल, ये दो टैक्सेस हैं, समझिए इनको। जो टाइथ है, टाइथ का मतलब क्या है, टाइथ 1/10 ऑफ एनुअल प्रोड्यूस या इनकम। आप अपनी इनकम, सालाना इनकम का 1/10 हिस्सा, 100 रुपये कमाए तो 10 रुपीज, 100 किलो गेहूं उगाए तो 10 kg राइस, सॉरी 10 kg वीट आप इसमें टैक्स के रूप में देंगे। अब टाइथ क्या है ये देखिए, टाइथ कौन सा टैक्स है, टाइथ वो टैक्स है जो थर्ड स्टेट, टैक्स केवल और केवल थर्ड स्टेट देगी। तो टाइथ थर्ड स्टेट किसको देगी, क्लर्जी को देगी, यानी कि चर्च को देगी। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइथ इज द टैक्स कलेक्टेड बाय क्लर्जी फ्रॉम थर्ड स्टेट। टेल, अब ये जो है साहब ये कौन सा टैक्स है, ये वो टैक्स जो थर्ड स्टेट किसको देगी, स्टेट को देगी, यानी कि राजा को देगी ये टैक्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है, टाइथ थर्ड स्टेट क्लर्जी को देगी, टेल थर्ड स्टेट स्टेट को देगी। अब अगर राजा ने टैक्स बढ़ाए, ये तो डायरेक्ट, ये जो टाइल है ये डायरेक्ट टैक्स है कि सीधा देना ही है, ये तो सीधा जैसे इनकम टैक्स है, आपके इनकम के ऊपर लग गया वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, आपने गुड्स खरीदे, आपने टैक्स इनडायरेक्टली पे किया, वो आपके बिहाफ, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर थोड़ी लग रहा है, वो एट द एंड आप पे है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जिस आदमी पे टैक्स लगाया उसी ने पे कर दिया। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लगाया किसी पे, दिख रहा है किसी पे, और एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट वो किसी और बंदे पे। जीएसटी दिख रहा है प्रोड्यूसर पे, एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट किस पे, आप पे, क्योंकि 2 रुपए की चीज वो 2 में बेच देता सब कुछ मिला के, लेकिन सरकार ने कहा नहीं 1 रुपए जीएसटी दो। वो क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द प्राइस कि सर ये देखिए 3 रुपए की है, आपने 3 रुपए दिए ना, तो वहां आपको देखने को मिलेगा ये डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी फ्रांस के अंदर थे। तो अब देखिए अगर टैक्स बढ़े तो एक्चुअल में बर्डन किस पे आया, थर्ड स्टेट पे आया भाई, फर्स्ट और सेकंड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
तो ये उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्रांस के अंदर एक सिस्टम उन्होंने बहुत पहले से था कि राजा अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं करेगा, थोड़ा सा उन्होंने इसको बदल के रखा और उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम था एस्टेट जनरल्स। एस्टेट जनरल्स, एस्टेट जनरल्स का मतलब क्या है, पार्लियामेंट है एक तरीके से। जैसे आप अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजती है। फ्रांस के अंदर क्या था कि हर एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजती थी इसमें। यहां जब वो चीज मान ली जाएगी, वोटिंग के जरिए यहां पास हो जाएगी, तब वो चीज एज ए लॉ फ्रांस के अंदर लागू होगी। एस्टेट जनरल्स में एक टेक्निकल एरर था, और वो टेक्निकल एरर था कि इसको कब बुलाना है वो किंग डिसाइड करेगा। द किंग विल डिसाइड कि कब एस्टेट जनरल्स को बुलाना है। अब एस्टेट जनरल्स के अंदर हमें देखना है कि एस्टेट जनरल में फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देखिए फर्स्ट एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स 300, सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स 300 और थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 600। अब हम देखें तो बड़ा फेयर लगता है यार, 600 उनके पास है, इनके पास भी है। लेकिन गड़बड़ क्या थी, यहां पर वोटिंग का जो सिस्टम था, वोटिंग का जो सिस्टम था वो अलग था। वोटिंग कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ईच एस्टेट हैज वन वोट, ईच एस्टेट हैज वन वोट। यानी कि फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को यह मान लिया गया कि ये एक मत है। भाई हो सकता है, मान लीजिए कोई प्रपोजल आया, किसी प्रपोजल के ऊपर आपने देखा यही टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल आया, तो ये 600 तो मना करेंगे ही कि साहब हम पे टैक्स लगा रहे हैं, हम पागल हैं, हम मर जाएंगे। ये दोनों जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ऑपरेशन यानी कि जो दमन कर रहा है उनमें भी तो कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो समझेंगे कि नहीं भाई इनके साथ ऐसा होना गलत है, तो ये 600 एक साथ है और इनमें से किसी एक ने भी वोट कर दिया इनके फेवर में तो ये जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा मान लेना कि भाई 300 के 300 एक ही साइड है, तो ये तो गलत है। तो इन्होंने कहा फर्स्ट एस्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का भी एक वोट और थर्ड स्टेट का भी एक वोट, यानी कि यहां तो 300 यानी कि टोटल 600 में 2 वोट बन गए और यहां एक ही बना। अब फर्स्ट और सेकंड तो हमेशा साथ रहेंगे ही, किंग का साथ देंगे, नोबिलिटी किंग की फैमिली है खुद ही, और क्लर्जी उनको तो टैक्स लेना है, उनका तो बेनिफिट है, एंड दे कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द किंग। अब ये दोनों साथ रहते हर बार, तो कैसे प्रपोजल आता, ये दोनों साथ हो गए तो 2-1 से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता। तो बुलाया गया इनको कि साहब एस्टेट जनरल्स है। अब एस्टेट जनरल्स में क्वेश्चन आता है, एस्टेट जनरल्स किंग ही बुला सकता है, उसकी मर्जी है कि वो कब बुलाएगा। एस्टेट जनरल्स लास्ट टाइम बुलाई गई थी 1614 में। सोच के देखिए 1614, 150 ईयर्स के बाद लगभग 1789 के अंदर एस्टेट जनरल्स को बुलाया गया। कब बुलाया गया? 5 में 1789 को जो है एस्टेट जनरल्स को बुलाया गया। एस्टेट जनरल्स में किंग ने प्रपोजल रखा। अब एस्टेट जनरल्स में क्या हुआ कि थर्ड वाले जो थे, थर्ड स्टेट वाले थे, उन्होंने कहा कि सर वो गलत है, आप हमारे 600 वोटों को एक मान रहे हो और उनके 600 वोट 2, ऐसे कैसे? क्या देख कर दियो ना बीच में। अब जो ये एस्टेट जनरल्स वाले हैं, यहां पे थर्ड स्टेट वाले हैं, इन्होंने कहा कि सर ये तो गलत है, उनके 300 पे एक, हमारा 600 पे एक। उन्होंने कहा ईच मेंबर हैज वन वोट, कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए सर। अब राजा ने मना कर दिया, भागो यहां से। तो थर्ड एस्टेट वालों ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट का मतलब होता है कि जब आप किसी पार्लियामेंट से या किसी असेंबली से किसी बात से नाखुश होकर के चले जाते हैं। ये 600 लोग बाहर आ गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द सेंस ये लोगों से मिले और इन्होंने कहा कि साहब हम लोग नेशनल असेंबली, इन्होंने अपने आप को क्या प्रोक्लेम कर दिया जी, नेशनल असेंबली, कि हम नेशनल असेंबली हैं और हम 600 लोग जो हैं, हम सब जो लोग हैं वो मिलकर के फ्रांस के लिए एक संविधान बनाएंगे और उस संविधान में किंग की पावर्स को हम कम करेंगे, लोगों का संविधान होगा। और ये लोग पहुंच गए साहब 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट
पेरिस में। और टेनिस कोर्ट पेरिस में जा कर के इन्होंने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान ना बना दें, और इसी को ही बोला गया ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट। आपके यहाँ एक फोटो भी है, ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, ये इसको बोला गया। अब हम देखें तो इस पॉइंट में हमें सबसे, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन हम तो रीजंस की बात कर रहे थे। तो पहला रीजन समझ में आया हमें, फर्स्ट रीजन कि सप्रेशन ऑफ थर्ड एस्टेट, कि जी आपने थर्ड एस्टेट को दबा के रखा है। अब गड़बड़ देखिए, आप गड़बड़ देखिए इस थर्ड एस्टेट के साथ, ये तो एक तरीके का सप्रेशन है। दूसरा, फर्स्ट आप सब पॉइंट बना करके ये बताएंगे, सेकंड सब पॉइंट में आप क्या कहेंगे कि थर्ड एस्टेट में जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स वो 90% है फ्रांस की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 90% पीजेंट्स हैं, लेकिन जमीन नहीं है इनके पास। टोटल फ्रांस की 60% जमीन क्लर्जी के पास है। 60% लैंड ऑफ द एंटायर फ्रांस वाज ओन्ड बाय क्लर्जी। क्लर्जी के पास थी 60% लैंड, और पीजेंट्स 90% हैं टोटल पॉपुलेशन के। सोच के देखिए, आर्टिसंस, मर्चेंट, सब लोगों को तो हमने मिलाया नहीं, ये तो बहुत ऊपर तक जाएगी। ये तो कुछ ही बचे, क्लर्जी और नोबिलिटी में कितने आएंगे, मुश्किल से 1 से 2 या 3%। 95 to 97% जनता जो है उसके साथ आप गलत कर रहे हो। 60% लैंड इज ओन्ड बाई क्लर्जी, 90% आर पीजेंट। खुद की जमीन नहीं, पहली बात खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे काम करना पड़ता है। फिर ये फ्यूडल लॉर्ड्स, इन फ्यूडल लॉर्ड्स को जब भी इनके खेतों में जाके काम करो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, इनके घर पे जाके काम करो तब भी पैसे नहीं मिलेंगे, साल में इनको गिफ्ट भी देने जाओ, फिर इनको टैक्सेस भी भरो, फिर टाइल यानी कि यहाँ पे जो टाइथ है, फिर क्लर्जी को भी टैक्स दो, उसके बाद टेल, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। फिर फूड के आइटम्स के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, देखिए नमक के ऊपर, इंडिया में भी नमक के ऊपर जब वो लगाया गया था टैक्स, तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया। यहाँ पर भी सॉल्ट और टबाको के ऊपर जो है इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रखे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड स्टेट 3 जगह टैक्स पे कर रही है। ये पीजेंट्स बेचारे 3 जगह टैक्स पे कर रहे हैं। पहला, फ्यूडल लॉर्ड्स को, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के घर पे जाके काम करना, उनके खेतों में काम करना, उनके लिए गिफ्ट ले जाना, उनको ड्यूज देना। टाइथ, क्लर्जी को टैक्स देना 1/10। टाइल, थर्ड स्टेट, ये जो स्टेट को देती है, राजा को देती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस टोबैको, सोल्ट और हाउस होल्ड की चीज़ों के ऊपर। तो देखिए सर कितना भयंकर तरीके से इन लोगों को आपने दबाया है। फर्स्ट रीजन, द सप्रेशन ऑफ थर्ड स्टेट। हालांकि ये 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता था, क्योंकि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मोटा मोटा क्योंकि आ जाए कि चूज वन ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा रीजन नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट आ जाए सप्रेशन ऑफ थर्ड स्टेट, उसके बाद हम और देखेंगे, अब 2 रीजंस और स्टडी करेंगे। तो हमने पहला रीजन देखा सप्रेशन ऑफ थर्ड स्टेट। हम सेकंड रीजन की बात करें तो देखिए सेकंड रीजन जो है वो है सबसिस्टेंस क्राइसिस। साहब जीने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखिए फ्रांस, अब हम देखते हैं ये क्राइसिस कैसे होता है। 1715 जब लुई 15 राजा बने थे, 16 नहीं 15, तब पॉपुलेशन थी 23 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन। जब 1789 आया तो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग बढ़े। जब पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई तो फूड की डिमांड्स, जो फूड डिमांड है वो भी इंक्रीज हो गई। अब फूड डिमांड इंक्रीज तो हुई, लेकिन 2-3 चीजें यहां पे हुई। फर्स्ट, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, डिमांड तो बढ़ी भाई, 50 लाख लोग और एक्स्ट्रा हो गए तो डिमांड फॉर फूड इंक्रीज्ड, बट द प्रोडक्शन डिड नॉट। व्हाई? देखिए प्रिमिटिव मेथड है। आप ये देखिए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है कि ये लो फर्टिलाइजर डाल दो, पेस्टिसाइड डाल दो, ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज है। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस है कि जो मॉनसून आएगा तब बनेगी बात। फिर कभी कभी ड्रॉट भी आ सकती है, मॉनसून ना आए तो सूखा पड़ गया, या कभी कभी बहुत भयंकर स्टॉर्म्स आ गए उसके कारण तबाह हो गई।
तो ऐसे में प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ी फूड ग्रेन्स की, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो क्या होगा, उस चीज़ की प्राइस राइज, प्राइस बढ़ने लग गई, प्राइस बढ़ने लग गई फूड ग्रेन्स की। ठीक है जी, प्राइस बढ़ गई, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ होती है वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। इसमें हम देखेंगे कि भाई अगर आपकी प्राइसेस बढ़ गई तो अब चीज़ें जब बढ़ेंगी, कहीं पे जब किसी इंडस्ट्री में लोग हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर से प्राइस बढ़ जाएगी, फिर वेज बढ़वाएंगे। कैसे होगा कि सबसे पहले प्राइस बढ़ी, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग ये भी तो कहते हैं कि जी सब चीज़ें महंगी है तो हमारा वेतन भी तो बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। आपने उनकी सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ाते ही जहां एक मजदूर को 10 रुपये मिल रहे थे वहां 12 रुपये मिल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आप खुद झेलेंगे? क्या एक एंटरप्रेन्योर खुद झेलेगा? नहीं, वो क्या करेगा, जोड़ दो भाई एमआरपी में, तो 10 रुपये की चीज़ 12 की कर दी उसने। अब 12 की होती फिर प्राइस बढ़ गई, अब ये फिर कहेंगे कि जी प्राइस ज़्यादा है। ऐसे में जब प्राइसेस बढ़ी, पहली दिक्कत आई कि यार फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ कि जो वेजेस थी, वेजेस भी बढ़ाई गई, लेकिन वो इस प्राइस के साथ कोप अप नहीं कर पाई। यानी कि आप देखिए जो सैलरी लेने वाले लोग हैं उन लोगों की सैलरी से ये प्राइसेस जो हैं इससे काम ही नहीं चल रहा, वो खरीद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां बेसिक लाइवलीहुड के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल ना हो सके। फूड नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल ना हो पाए, दैट इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो नाउ द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वर राइजिंग एंड वेजेस कुड नॉट कोप अप विद द राइजिंग प्राइसेस। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस सेकंड रीजन हमारा होगा। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रीजन पे। अब जो थर्ड रीजन है वो है रोल ऑफ फिलोसोफर्स। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डायग्राम साथ के साथ बनाते चलें आप, ताकि फैक्ट्स आपके। अब जो फिलोसफर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दार्शनिक हैं, उनका भी तो रोल है सोसाइटी में। जब वो लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को किन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे, जब लोग समझेंगे उनकी बातों को, तो डेफिनेटली सोसाइटी में एक चेंज आएगा। ऐसे में जो रोल ऑफ फिलोसफर्स है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिलोसफर्स सोच रहे हैं, कुछ ऐसे फिलोसफर भी थे जो रिच सोसाइटी, जो नोबिलिटी से थे, लेकिन फिर भी वो मानते थे कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। हम नोबल बर्थ के हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, हो सकता है हम वहाँ भी पैदा हो सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की। देखिए जो हमारे पास कुछ फिलोसफर्स हैं उनमें सबसे पहला जो हमारे सबसे पहले फिलोसफर हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक, ये उनके नाम हैं और ये उनकी वर्क्स हैं, यानी कि उनकी बुक्स हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बताया, प्रेस्क्राइब किया। देखिए जॉन लॉक साहब जो हैं, जॉन लॉक ने लिखा इन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फिलोसफर बेसिकली इक्वालिटी की, फ्रीडम की, एग्लिटेरियन सोसाइटी यानी कि इक्वल राइट्स के ऊपर बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जब इन्होंने लिखी जॉन लॉक साहब ने, तो इन्होंने 2 चीज़ों के खिलाफ बात की। इन्होंने कहा कि जी डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन डॉक्ट्राइन जो है, इसका मतलब क्या है कि जो रूलर्स थे वो लोगों से कहते थे कि भाई हमें तो भगवान ने भेजा है सीधा कि जाओ इन बेवकूफ़ों के ऊपर राज करो, इनको समझाओ, इनको सिखाओ, तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वी आर सेंट बाय द गॉड। तो डिवाइन डॉक्ट्राइन जो है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, इसका उन्होंने अपोज किया कि ये सब कुछ नहीं है, तुम भी हमारी तरह ही हो। सेकंड इन्होंने क्या कहा, एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क, कि मोनार्क के जो अधिकार हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, उसका भी अपोज किया कि सर
ये एक किसान है, अच्छा इसने कल चोरी कर ली, हाँ तो इसका सर कटवा दो। तो अपनी मर्जी से आप ऐसे ही नहीं हो सकते, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई एक फ्रेमवर्क हो जिसके अंदर रह करके आप काम करें, आप अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे। तो एब्सोल्यूट राइट्स को भी इन्होंने अपोज किया। देखिए 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन लॉक साहब के बाद जो हमारे पास आते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीन जैकस रूसो। अब जीन जैकस रूसो साहब ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि राजा, किंग और उसके सब्जेक्ट्स, उसकी प्रजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, देखिए इसमें थोड़ा सा हम बाहर की बात करेंगे एक बार, कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म की एक बुक है, बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो त्रिपिटक्स, उनके 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, यानी कि उनकी टीचिंग्स को, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, उनकी स्टोरीज को उनके अंदर कंपाइल किया गया है। तो सुत्त पिटक के अंदर एक चीज उन्होंने कही, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि जब इंसानों के अंदर जो है ग्रीड यानी कि लालच नहीं था, जब उनमें धोखाधड़ी की बातें नहीं होती थी, तब सब लोग आराम से रहते थे। धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड बिकमिंग ग्रीडी, यानी कि ग्रीडी बने, डिसीटफुल बने, विंडिक्टिव बने। तब लोगों ने क्या किया कि अपने में से किसी एक व्यक्ति को उठा करके और सभी लोगों ने उसको चुन लिया कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, और उसको महासम्मत बोला गया। महासम्मत यानी कि द ग्रेट इलेक्ट, जिसको सबने चुना, सहमति से चुना, और उसको रिटर्न में उन्होंने क्या दिया, राइस के बोल दिए एज टैक्स। हमने मुगल पीरियड के अंदर भी यही बात आपको देखने को मिलेगी कि द किंग विल प्रोटेक्ट योर जान माल दीन, आपकी जान की रक्षा करेगा, आपके दीन यानी कि आपके ईमान की रक्षा करेगा, आपके धर्म की रक्षा करेगा, आपके विश्वास की रक्षा करेगा। इन रिटर्न व्हाट विल यू पे हिम, टैक्सेस। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी साहब ने क्या कहा, रोसो साहब ने, कि राजा ठीक है, बढ़िया है, काम करो, लेकिन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही नहीं कुछ भी, लोग आपको टैक्स देंगे, आप उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। जीन जैकस रूसो के बाद एक फेमस मोंटेस्क्यू, इन्होंने क्या लिखा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने कहा कि पावर जो है वो सिर्फ किंग के पास नहीं रहनी चाहिए, पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तो आपने अपनी पोल साइंस की बुक में भी पढ़ा, लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने का अधिकार है, एग्जीक्यूटिव के पास पॉलिसी फ्रेमिंग और कानून को इंप्लीमेंट करने का अधिकार है, जुडिशरी इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को संभालेगी या लोगों के साथ होने वाले जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करेगी। तो पावर यानी कि राजा ही, पहले राजा ने कहा ये कानून बना दो, हाँ सर बना दिया, एग्जीक्यूटिव भी वही है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वही है, सबसे ऊपर तक वही है। नाउ जुडिशरी, राजा के पास ही न्यायिक मामले आ रहे हैं कि सर कल इसने इसके घर में चोरी कर ली, सर कल ये इसकी वाइफ को भगा ले गया, मार डालो। तो ये ऐसी सिचुएशन जहां पर राजा के पास सब कुछ है, मोंटेस्क्यू साहब कहते हैं इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ कि पावर को डिवाइड करो, पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये 3 फिलोसफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैकस रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉ। डिवाइन डॉक्ट्राइन कि भाई हम ही सब, हमें तो भगवान ने भेजा राज करने के लिए, इसको अपोज किया। एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क को 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने उन्होंने अपोज किया। यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि राजा और प्रजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कि राजा अपनी मनमर्जी से सब कुछ करे। स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहा कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए, एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहने की बजाय लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में उनके कामों को बांट दिया जाए। तो ये सेकंड रीजन था कि फिलोसफर्स ने लोगों को अब इंस्टिगेट किया कि यार ये सब चीज़ें गलत है, इन सब के खिलाफ जब बोला गया तो यहाँ से भी लोग प्रभावित हुए, यहाँ से भी लोगों ने सीखा, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों को यहाँ से उन्होंने लिया। अब जो है वो है इमीडिएट रीजन, इमीडिएट कॉज। कि त्वरित कारण क्या बना उसका, उस समय उस स्थिति को देखते हुए एक ऐसी कौन सी चीज जिसने चिंगारी लगा दी, उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी होगा, थोड़े आगे के पार्ट के लिए यहाँ पे हमारा बेसिस भी बनेगा। देखिए रूमर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
हमने देखा 1857 के रिवोल्ट को जब भी हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे कारण हमें देखने को मिले, लेकिन जब भी इमीडिएट कॉज आता है तो एक रूमर थी कि साहब नई एनफील्ड राइफल्स जो इंट्रोड्यूस करवाई गई, उन एनफील्ड राइफल्स के अंदर जो उनके कैटरिजेस हैं यानी कि उनकी जो बुलेट्स हैं, उन बुलेट्स के ऊपर का हिस्सा जो है वो किसके मीट से उसके बना है, फैट से बना है, किसकी चर्बी से बना है, काउ एंड पिग यानी कि गाय और सुअर। अब गाय हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है कि वो उसको माँ के दर्जे के समान रखते हैं, एंड पिग दैट इज़ हराम फॉर मुस्लिम्स कि मुस्लिम सब कुछ खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते। अब ऐसे में आपको उसको अपने दांत से काटना है, फिर बारूद के अंदर डालना है और फिर ढिसक्याऊं, ऐसे करना है आपको। अब ये रूमर फैल गई, उसके बाद लोगों में विद्रोह हो गया कि यार ऐसे कैसे हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, रिलीजन पे बात आई। एक और रूमर थी उस समय, वो रूमर थी कि साहब आपका जो आटा दिया जा रहा है जो खाने के लिए सैनिकों को, या जो बाजार में फ्लोर मिल रहा था, उस आटे में ब्रिटिशर्स बोन डस्ट मिला रहे थे एनिमल्स की कि इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। तो इस तरह की बातें भी थी। अब ये जो रूमर्स फैलती हैं, इन रूमर्स का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिला। दो रूमर्स फैले। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि वहां पहली बात को जब हम देखें, हमने देखा था कि 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई, 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट से, 300 सेकंड से और 600 थर्ड से आए। थर्ड वालों ने जब कहा कि सर ईच एस्टेट हैज़ 1 वोट की जगह हर मेंबर को 1 वोट मिलना चाहिए, तो वो सब विद्रोह हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। पब्लिक में आकर के उन्होंने क्या कहा कि वी आर द नेशनल असेंबली और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जी। सोचिए भीखे, मतलब जो जिन लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, जो भूखे नंगे लोग हैं, वो कह रहे हैं अब हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 20 जून को, समझते चलिए इसको, 20 जून को उन्होंने क्या घोषणा कर दी, 20 जून को उन्होंने घोषणा कर दी। कहाँ मिले वो? टेनिस कोर्ट एट पेरिस, जिसको ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट बोला जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि हम नेशनल असेंबली है, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक संविधान ना बना दें। बोला ठीक है। अब 5 मई को ये हुआ, फिर ये हुआ। अब हमें पता है कि रिवोल्ट जो था वो था 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 1789 को। अब हम देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। देखिए कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, रूमर्स को भी एक बार साइड में रखें तो 1789 के अंदर इस घटना के बाद जब उन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं, तो ये तो अपना काम करने में लग गए कि चलो यार इक्वालिटी दे दो, हाँ जी दे दो, फ्रेटर्निटी हाँ जी दे दो, फ्रीडम हाँ दे दो, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं, ये नहीं रहते, ये बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके ये अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ गड़बड़ क्या होगी, फ्रांस में और दिक्कतें आने शुरू हो गई। सबसे पहले तो वही गड़बड़ कि जी हाई प्राइसेस, अब फूड ग्रेन्स की प्राइसेस राइज होनी शुरू हो गई। प्रोडक्शन कम थी, सप्लाई कम थी और ऐसे में डिमांड बहुत। अब ऐसे में कई लोग बहुत शातिर होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, ऐसे मिडलमैन थे जिन्होंने सप्लाई को जो है बीच में रोक दिया, स्टॉक कर लिया अपने पास। जब आप स्टॉक कर लेते हो किसी चीज़ को तो उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं और फिर आप एकदम से महंगे दामों पे उसको पुश कर देते हो और हैवी बेनिफिट आप अपने लिए कमा लेते हो। उन सप्लाईज को रोक दिया उन्होंने, ये हाई प्राइसेस उसके अंदर चली हुई हैं। और यहाँ सप्लाई, ये हाई प्राइसेस थी। अब क्योंकि यहाँ डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम होने का एक रीज़न ये भी था कि बैड हार्वेस्ट। और एक बात और नोट करें, 1 मार्क्स में और डिटेल में अगर आ जाए तो 5th, ये जो 20 जून की जो बात है, ये कौन सी जगह है? वर्सेल्स। वर्सेल्स में है, वर्सेल्स का टेनिस कोर्ट है। वर्सेल्स पर्टिकुलर जगह का नाम है वर्सेल्स। वर्सेल्स पैलेस का भी नाम है, याद रखिएगा। वर्सेल्स पैलेस है, वर्सेल्स में है और वर्सेल्स पेरिस में है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन थी कि वर्सेल्स टेनिस कोर्ट में, ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट वाली जो बात थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब रूमर्स आई। रूमर्स, सबसे पहली रूमर थी कि जी किंग हैज ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू कम इनटू द सिटी। फर्स्ट रूमर कि किंग ने कहा ट्रूप्स को कि तुम आ जाओ। अब लोगों को लगा कि राजा ने ट्रूप्स बुलाई है, किसी भी कारण से बुलाई, उनको लगा कि यार आज हमारी जान को खतरा है, या तो ये हमें मार देगा या हमें इसका कुछ करना होगा। दूसरा एक और रूमर ये थी कि जो लॉर्ड्स हैं, यानी कि देखिए जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि डिवाइडेड हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स के आसपास का हिस्सा, मान लीजिए ये एक जगह है ए,
ये एक फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में है। इस फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में, तो यहाँ उसने क्या किया, ये पार्ट अपने लिए रिजर्व कर दिया, ये पार्ट ऐसा कि ये मेरा घर और ये जो आसपास में बगीचे हैं, खेत है ना, यहाँ पे हम शाही चीज़ें उगाएंगे और इनमें काम कौन करेगा, पीजेंट्स फ्री में काम करेंगे। घर की सफाई कौन करेगा, पीजेंट्स, पैसा तो देना ही नहीं है, उनकी ऑब्लिगेशंस है आपके प्रति। तो क्या हुआ कि लोगों को ऐसा लगा कि यार ये जो बंदे हैं इन्होंने क्या मंगवाए हैं, एक वर्ड है बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स। ये कुछ नहीं है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं प्लंडरर्स, लुटेरे, कि ये लोग आएंगे और हमारी जो पकी पकाई फसल है उसको ख़त्म कर देंगे, सब उठा लेंगे यहाँ से हमें और हमें मार दिया जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, ये जो जगह है यानी कि ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है चोटेक्स। ये पार्ट फ्यूडल लॉर्ड का घर और उसकी ज़मीन यानी कि उसका मैनर हाउस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स, शाही व्यक्ति का घर। अब जब इसको ले लिया गया, इनके ऊपर लोगों ने क्या किया, अब यहाँ तो जनरल पब्लिक है, थर्ड स्टेट के लोग हैं, मारना शुरू कर दिया फ्यूडल लॉर्ड्स को। तो फ्यूडल लॉर्ड्स मर रहे हैं, राजा के खिलाफ बैसाइल में उन लोगों ने क्या कर दिया है, फोर्ट में घुस गए, एमुनेशंस उठा लिए अपने हाथ में। तो अब किंग को डर लग रहा है और किंग ने फाइनली बात कही उस नेशनल असेंबली से कि ठीक है, मैं रेडी हूं अपनी पावर्स शेयर करने के लिए। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब होंगी यहाँ पे। 4 अगस्त 1789, प्लीज नोट दिस डेट। 4 अगस्त 1789 को क्या होता है कि साहब नेशनल असेंबली अपने हाथों में सब कुछ ले लेती है और सबसे पहला कि जितने भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे खत्म, भागो यहाँ से, कोई ये बकवास नहीं कि तुम्हें ड्यूज भी दे, तुम्हारे घर पे काम भी करे और तुम्हारे खेतों में भी काम करे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। सेकंड, उन्होंने क्या किया कि जो चर्च है, चर्च जो टैक्स लेती थी उसको भी कैंसिल, कि तुम किस बात का टैक्स ले रहे हो, तुम्हें सरकार डोनेशन दे देगी, जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो तुम्हें डोनेशन दे देगी, लोग तुम्हें डोनेशन दे देंगे अपनी मर्जी से, तुम टैक्स नहीं ले सकते। तो चर्च की पावर खत्म, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर खत्म। और अब फ्रांस के लिए इन्होंने कहा नाउ वी विल ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्ट तो इन्होंने किया, ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है और हम अब देखेंगे कि फ्रांस में यहाँ ये चौथा रीजन भी हमें देखने को मिल गया कि इमीडिएट कॉज में ये सब चीज़ें आ गई हैं। हमें अब पता चलेगा कि फ्रांस में आगे क्या होता है। 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने सब कुछ पावर ले ली है, राजा ने सरेंडर कर दिया एक तरीके से, फ्यूडल प्रिविलेजेस, चर्च के टैक्स लेने की पावर्स को खत्म कर दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि फ्रांस की इस नेशनल असेंबली ने क्या किया। अब हम देखते हैं कि कैसे फ्रांस में चीजें आगे चली। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उल्टा लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1791 में 2 साल इन्होंने लिए, 89 से 71 तक, 91 तक, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कुछ बदलाव किए, उसको अब हम देखेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या सिस्टम है उसको समझना है। देखिए, सिटीजन्स को उन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, पैसिव, एक्टिव। पैसिव सिटीजन्स में कौन कौन रख दिया उन्होंने साहब, औरतों को राइट टू वोट की बात तो बहुत दूर की बात है। जब स्टेट जनरल्स बुलाई गई तो औरतों को, पीजेंट्स को, इनको तो अंदर ही नहीं आने दिया थर्ड स्टेट के, कि तुम बाहर रहो, तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को अंदर। 3 मिलियन जो लोग थे मेन, उनको भी इनको बाहर रखा, प्लस 25 की एज से पहले के जो लोग थे यानी कि 25 की उम्र से कम के आदमियों को कम बाहर रखा गया, बच्चों को बाहर रखा गया। एक्टिव सिटीजन्स में हम देखें तो केवल 3 मिलियन लोगों को अधिकार मिला, 3 मिलियन मैन। कंडीशन देखिए, एक्टिव सिटीजन बनने की कंडीशन जो थी वो कंडीशन थी कि 3 days वेजेस इक्विवेलेंट टैक्स, यानी कि वो व्यक्ति जो एक मजदूर 3 दिन में जितने पैसे कमाता है,
3 दिन की उसकी सैलरी के बराबर जो आदमी टैक्स भर रहा है वो बनेगा वोट, वो बन सकता है वोटर, उसी के पास होगा वोट देने का अधिकार। अब इन एक्टिव सिटीजन्स को क्या करना है जी, इन एक्टिव सिटीजन्स को 2 जगह वोटिंग करनी है। एक वोटिंग से ये लोग चुनेंगे जुडिशरी को, जजेस को भी यही चुनेंगे वोट करके। ये हमारे काम का है ही नहीं, हमारे काम का इस तरफ है जी। ये क्या करेंगे कि 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे। भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह इनके यहाँ पे बना दी गई और 50,000 लोगों को चुनेंगे। ये 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग, 30 लाख आदमी 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे और फिर ये 50,000 इलेक्टर अपने में से, ये सिर्फ और सिर्फ मैन होंगे। यहाँ इलेक्शन लड़ भी नहीं सकती महिलाएं, केवल मैन होंगे, मैन। और इलेक्टर बनने की क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे अभी। और ये 50,000 लोग फिर अपने में से 745 मेंबर्स की नेशनल असेंबली चुनेंगे। 745 मेंबर्स ये बनेगी नेशनल असेंबली, 745 लोगों की नेशनल असेंबली बनेगी। इस नेशनल असेंबली में क्या खास बात होगी कि नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, याद रखें, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लोगों ने तो इलेक्टर्स को चुना है, 50,000 इलेक्टर्स ने 745 असेंबली के मेंबर्स को चुना, ये भी मैन, ये भी मैन। कंडीशन क्या है? टू फाइट इलेक्शन फॉर दीज 50,000 पोस्ट यू नीड टू बी अमंग द टॉप मोस्ट टैक्स पेयर्स, कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग 745 लोगों में से इनमें से होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोगों को ही यहां आने का अधिकार था। 745 लोगों की असेंबली है। अब ये तो हो गया लेजिस्लेचर। अब यहां असेंबली तो ठीक है, और किंग, नाउ वी हैव किंग। किंग के ऊपर कंट्रोल तो है, लेकिन किंग कई बातें ऐसी हैं जहां किंग वीटो यूज कर सकता है। किंग की मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स बनेंगे, लेकिन मिनिस्टर्स इसके प्रति अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल असेंबली के प्रति अकाउंटेबल है। असेंबली के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब असेंबली जो चाहेगी वो होगी साहब, ये जुडिशरी अलग होगी। तो इस असेंबली ने मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वाज टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ मोनार्क, यानी कि राजा की ताकत को कम करना इनका मेन वो था, ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने इस सिस्टम को देखा। आपको याद रखना है पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स केवल 3 मिलियन मैन थे। कंडीशन थी कि 3 दिन के वेजेस एक आदमी जितने कमाता है उसके बराबर टैक्स पे करते हों। जो सबसे तगड़े टैक्स पे करने वाले थे वो ये थे। ये 3 मिलियन 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे, 50,000 इलेक्टर 745 असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। ये असेंबली कंट्रोल करेगी किंग को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, लेकिन किंग कुछ हिस्सों में वीटो कर सकता है। यही एक्टिव लोग मिलकर के जुडिशरी को भी चुनेंगे। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू होता है? प्रीएम्बल से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इनका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट। एक फोटो भी है, ले बार्बियर ने बनाई है। 2 औरतें उसको लेकर के जो है विंग्स के साथ उसको लेकर के खड़ी हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वो है डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट में इन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ों को, यानी कि इक्वालिटी दी। देखिए उन्होंने कहा जी नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने दिए। नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब वो अधिकार जो एक व्यक्ति के जन्म से है। इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता इन अधिकारों को। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, इनके अंदर उन्होंने क्या दिया? इक्वालिटी दी, सिक्योरिटी दी, फ्रीडम दी। इक्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम और राइट अगेंस्ट ऑपरेशन। राइट अगेंस्ट ऑपरेशन की आपके ऊपर यदि कोई दमन होता है तो उसके खिलाफ कुछ करने का भी आपको अधिकार है। इक्वालिटी है, राइट टू सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने क्या लिखा कि एक व्यक्ति का अधिकार है प्रॉपर्टी। चर्च से जब उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली थी, याद रखिए नेशनल असेंबली 4 अगस्त 1789 फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म किए। चर्च से जब उन्होंने अपने वो टैक्स कलेक्शन वाली वो पावर खत्म की,
तो उनके पास 2 बिलियन रिवर्स के एसेट्स उनके पास थे, वो अपना टैक्स आराम से उतार गए। अब ऑपरेशन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार प्रॉपर्टी नहीं लेगी, लेकिन यदि जनता के भले के लिए प्रॉपर्टी लेनी पड़ी तो लेंगे, बट आपको कंपनसेशन जरूर मिलेगा, यू विल गेट द कंपनसेशन। ये इन्होंने सिस्टम रखा। अब एक बात ये थी कि औरतों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो एक लेडी हैं ओलंपे डे गेस, उनकी एक फोटो भी है बॉक्स में। उन्होंने 1791 में ही इसी टाइम पे उन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स राइट्स, यानी कि इसमें जो बातें मेन को लेकर के कही गई उन्होंने महिलाओं को भी इसमें ऐड किया। डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस राइट ये लिखा गया 1791 में ओलंपे डे गेस के द्वारा, और डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट ये उस असेंबली ने लिखा 1791 में। अब हम देखेंगे कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उन्होंने क्या क्या अलग अलग चीजें देखने को मिली। देखिए, जब राजा से पावर ले ली तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा वो? ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, सपोर्ट इकट्ठा करने में लगे। और मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे लुई 15 की वजह से। तो हमारे ये जो लुई 16 साहब हैं, इन्होंने हेल्प मांगी पर्शिया से। इन्होंने असेंबली को तो कह दिया कि जी ठीक है, संभालो, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो पर्शिया से इन्होंने कहा कि आज मिर्जापुर की गद्दी गई है, कल तुम्हारी भी जाएगी। तो पर्शिया और उसके आसपास के लोगों को लगा कि यार बात तो सही है, आज फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, कल पर्शिया में रिवॉल्यूशन होगा, परसों ऑस्ट्रिया में रिवॉल्यूशन होगा, और ऐसे तो जो राजशाही है, मोनार्की, वो खत्म हो जाएगी। तो दे ऑल यूनाइटेड कि चलो एक बार इन भिखमंगों को इनकी औकात दिखा देते हैं। तो ऑस्ट्रिया भी मिल गया। इन्होंने प्लान किया कि हम आर्मी भेजेंगे और 2-4 दिन में इन लोगों को भगा देंगे और आपको वापस राजा बनाएंगे। लुई 16 साहब, आपके ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर थे लुई 15, उनके एहसान हमें याद हैं। अब गड़बड़ क्या हुई कि ये बातें पता चल गई अंदर। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दी पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दी। प्लस में एक और काम किया, इन्होंने कहा कि आपने गद्दारी की है, आप ट्रेजन कर रहे हैं। ट्रेजन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन प्लीज याद कीजिए। नेल्सन मंडेला और उनके 7 साथियों के ऊपर क्या लगाया गया था कि ट्रेजन, आप सरकार के साथ राजद्रोह कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की साजिश आप कर रहे हैं। ट्रेजन का चार्ज लगा दिया और कहा सारी रॉयल फैमिली को अरेस्ट कर लो, पकड़ दो और इन्हें जेल में डाल दो। अब यहाँ पे हम इसको होल्ड करके रखना, ट्रेजन वाले को स्टार लगा के रखना, इसको आगे आएगा ये हमारे काम। वो जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो यही नीचे आप लाइन लगा करके ऐड कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने वॉर कर दी और अब एक चेंज इन्होंने देखने को मिला। इन्होंने कहा कि ये लड़ाई तो लोगों की लड़ाई है, राजाओं और आम जनता की लड़ाई है। आम जनता को साथ आना होगा, सब लोगों को मिलना होगा और इस राजशाही को उखाड़ फेंकना होगा। अब सब लोग मिल गए और लोगों में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स बन गई है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं, हाँ, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग बन गई है लोगों के अंदर। और अब लोग जो हैं जाग गए हैं, सब लोग जा रहे हैं। और एक सॉन्ग मर्सेल्स एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। मर्सेल्स को बनाया रॉबर्ट डे इसले ने इसको बनाया मर्सेल्स को। और मर्सेल्स का नाम कहाँ से पड़ा, एक्चुअली कुछ वॉलंटियर्स थे जो मर्सेल्स एक जगह है, मर्सेल्स से पेरिस जा रहे थे और तब वो इस गाने को गा रहे थे और मर्सेल्स इसका नाम पड़ गया। अब मर्सेल्स क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा कि मर्सेल्स इसके द्वारा बनाया गया और मर्सेल्स आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब लोग लड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में 1792 की बातें चल रही हैं। एक दिक्कत और थी, जब सब लोग लड़ाई करने गए तो पीछे बचा क्या, पीछे फ्रांस के अंदर कुछ क्लब्स
कुछ एसोसिएशंस थी। महिलाओं के बारे में भी हमने देखा कि वो हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। अभी हम देखते हैं कि कुछ क्लब्स थे। अब महिलाओं के ऊपर सारा काम है कि आपको खाना भी आपको ही खुद ही कमाना होगा, परिवार भी आपको खुद चलाना होगा, घर का काम भी आपको करना होगा। ये सब चीज़ें चल ही रही थी फ्रांस में कि एक व्यक्ति ये एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन्स। सेंट जैकब से इन्होंने नाम लिया जैकोबिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट रुख अब अपनाएंगे ये। इन्होंने क्या किया जैकोबिन्स ने, देखिए फ्रांस में उस समय नी ब्रीचेस चलती थी। नी ब्रीचेस का मतलब क्या है, जो आपने मूवीज में देखा होगा, वो उसके ऊपर एक कोट सा पहने रखते हैं और उनके जो शूज़ होते थे उस समय, वो शूज़ नॉर्मल शूज़ ना होकर के उनके नीज तक, उनके घुटनों तक वो शूज़ आते। तो वो पैंट पहनते, वो उनकी थाइज के आसपास तो वाइड होती और अपने नीज यानी कि उनके नीज से और उनके नीचे पैरों तक, एंकल्स तक वो बिल्कुल स्लिम होती थी, बहुत ज़्यादा टाइट होती थी, नैरो होती थी और वो उन जूतों के नीचे ढक जाती थी। तो दैट वाज नोन एज नी ब्रीचेस। अब दीज जैकोबिन्स दे सेड कि क्या है ये लोग, फैशन वैशन में है ये लोग, तो हवाबाजी में है। अब जैकोबिन्स ने उन चीज़ों को नहीं पहना। जैकोबिन्स ने क्या कहा कि फुल ट्राउजर्स पहनेंगे हम, तो स्ट्रिप वाली, जैसे वो पहनते हैं ना, क्या नाम उनका, पायरेट्स, ऐसा इन्होंने कुछ पहनने का सोचा और इसलिए इनको बोला जाता है क्लूटोज, यानी कि इसका लिटरल मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब जैकोबिन्स ने क्या किया, फिर से वही दिक्कत चल रही है। पेरिस गए समर में, 1792 की गर्मियों में पेरिस गए। पेरिस में देखा यार फिर से सप्लाई कम है, यहाँ तो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस फिर ज़्यादा हैं। अब जैकोबिन्स ने लोगों को साथ लिया और साहब इन जैकोबिन्स ने क्या काम किया। अब तीसरा पैलेस सामने आएगा हमारे। पहला पैलेस 14 जुलाई 1789 को जनता कहाँ गई थी, पहले यानी कि फोर्ट ऑफ बेसाइल में। राजा कहाँ रहता था, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। ये कहाँ गए जी, पैलेस ऑफ टुलरिस। पैलेस ऑफ टुलरिस में उस समय किंग लुइस 16 आए हुए थे। ये लोग वहाँ गए, इन्होंने मारा पीटा गार्ड्स को। इन्होंने जैकोबिन्स ने क्या काम किया, राजा को होस्टेज बना लिया कि बताओ तुमने क्या किया है, वो पर्शिया और वो सब वाला क्या चक्कर चल रहा है। तो राजा ने कहा कि हाँ मैंने ही बताया था उनको भैया। अब जब राजा की बातें पता चली तो नेशनल असेंबली के पास यहाँ से वो स्टार पॉइंट लगवाया था, उस स्टार पॉइंट को याद कीजिए। इन्होंने जब राजा से सब बातें पूछी तो राजा ने कहा कि राजा ने इनको बताया कि पर्शिया और ये ऑस्ट्रिया ये मिलकर के और एक आधे और राज्य मिलकर के अब फ्रांस पे हमला करेंगे, इन लोगों को भगाएंगे, मुझे राजा बनाएंगे। ठीक है, जैकोबिन्स को ये बात पता चली। जैकोबिन्स ने असेंबली को कहा कि तुम ऐसे ही बैठे हो, आर्मी तैयार हो रही है आपके खिलाफ और आपकी गर्दन कटेगी अब। तो इन लोगों की कान खड़े हो गए। इन्होंने क्या कहा 1792 में, सीक्वेंस देखिए, जैकोबिन्स, पैलेस ऑफ टुलरिस, लुइस 16 को पकड़ा, लुइस 16 से जानकारी ली, लुइस 16 की जानकारी इनको दी कि भैया गर्दन कटने वाली है। तो इन्होंने क्या कहा कि चलो इससे पहले वो हमें मारे हम उन्हें मार देते हैं। पेरिस यानी कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई डिक्लेयर कर दी, लोगों को सबको नेशनलिज्म की स्पिरिट से जोड़ दिया और कहा कि तुम लुइस 16 तुमने देश के साथ गद्दारी की है, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। इसको अरेस्ट कर लिया। दिस इज नोन एज कनेक्टिविटी। आप बिखरी हुई चीज़ों को एक बार कनेक्ट करिए पूरे चैप्टर की। जैसे ही वंस यू कनेक्ट द थिंग्स आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ तो छूटी गई थी, अब समझ में आई है। अब जैकोबिन्स में एक आदमी, जब कोई क्लब है कोई चीज़ है तो उसका एक लीडर होता है और वो लीडर यहाँ थे मिस्टर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़े भी गए आगे। तो 1792 में इन साहब को पकड़ा और पकड़ करके कोर्ट वगैरह लेके गए और कोर्ट ने कहा कि नाउ यू आर गिल्टी, और कोर्ट ने इन्हें सजा दी कि इनको गिलोटाइन कर दिया जाए। गिलोटाइन, डॉक्टर गिलोटाइन ने एक मशीन बनाई थी, एक सिस्टम था, 2 पोल्स हैं, नीचे एक ऐसे रखा हुआ है, आप उसमें अपनी गर्दन डालेंगे, ऊपर ब्लेड है, शार्प ब्लेड्स, वो छोड़ी जाएंगी और आपकी गर्दन पे गिरेंगी और आपकी गर्दन कट जाएगी और आप मर जाएंगे।
ये इनका सिस्टम था। तो कोर्ट ने क्या सजा दी, मारा जाएगा आपको। तो हमारे जो लुईस 16 साहब थे उनको 21 जनवरी 1793 को, ये डेट याद रखनी है, 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को डेथ दी गई, उनको एग्जीक्यूट किया गया। कौन से पैलेस में, ला डे कॉनकॉर्डे, ला डे कॉनकॉर्डे, ये एक पैलेस का नाम है जहां उनको लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया गया। कुछ समय बाद उनकी वाइफ मैरी एंटोनिया को भी वहां पर गिलोटाइन किया गया। अब जब ये सब पता चला, ये सब चीज़ें चल रही थी कि यार ऐसे हो गया और ये गड़बड़ चल गई, तो फिर क्या हुआ कि इस असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को, सर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने, यानी कि फिर इलेक्शन वगैरह इन्होंने करवाए, और उन इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, कन्वेंशन। ये नाम याद रखना है कि अब नेशनल असेंबली नहीं है 1792 में, अब है कन्वेंशन। इस इलेक्शन की खास बात क्या थी, 1792 के अंदर राइट टू वोट को इंक्रीज किया गया, और वो मेन वो व्यक्ति जिनकी उम्र 21 से ज़्यादा है उनको यहाँ पर राइट टू वोट जो था वो दे दिया गया, राइट टू वोट दे दिया गया। वो सभी आदमी, वो सभी पुरुष, दोज ऑल मेल्स हु वर 21 और अबो 21 रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड प्रॉपर्टी और नॉट, प्रॉपर्टी है नहीं है कोई बात नहीं, 21 की उम्र से ज़्यादा हो और आप पुरुष होने चाहिए, राइट टू वोट दिया गया। ऐसे करके बहुत बड़ी जनता ने अब वोटिंग की, और अब नेशनल असेंबली नहीं, एक्चुअल में इसका पूरा नाम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, आपको बता दूं, और फिर बनी कन्वेंशन, इसको कन्वेंशन बोला गया। अब इस कन्वेंशन ने क्या किया कि कुछ समय बाद जब चीज़ें सब सेटल हुई, ये सब हुआ, इनको एग्जीक्यूट वगैरह किया गया, तो ये साहब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये पावर में आ गए 1793 में, और 1794 तक ये रहे। और अब हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या कारनामे किए। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर 1793 से 94 तक रहे, और इनके इस पीरियड को सिर्फ एक साल में साहब इस आदमी ने सोचे कितने कांड किए होंगे कि इसके इस टाइम पीरियड को बोला जाता है रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। साहब कत्लेआम किया इस आदमी ने। इस आदमी ने कुछ स्टेप्स उठाए, और उन स्टेप्स में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट मैसिव किलिंग्स। गिलोटाइन तो थी इनके पास, लाइन में लगा दिया गिलोटाइंस को, सारी 3 4 5 मशीनें लगाई। सर ये एक्स नोबेलिटी के मेंबर हैं, ये एक्स क्लर्जी के मेंबर्स हैं, अच्छा सर ये बगावत कर रहे थे, हाँ गिलोटाइन कर दो। सर ये अपोजिशन के मेंबर है, अपोजिशन में मार डालो। अब इस आदमी ने मैसिव स्केल के ऊपर अपनी अपोजिशन पार्टीज के, और नाम क्या दिया, एंटी नेशनलिस्ट्स, कि जो भी देश के खिलाफ होंगे उन सबको मार दिया जाएगा। चर्च के मेंबर्स को मारा, नोबिलिटी के मेंबर्स को मारा अच्छे से, और ओपोजिशन के मेंबर्स को मारा। फिर इन्होंने और क्या स्टेप्स उठाए साहब, इन्होंने किया जी कि कुछ रेडिकल स्टेप्स इन्होंने उठाए, रेडिकल स्टेप्स। इन स्टेप्स को देखेंगे अब हम। इन्होंने कहा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, बार बार प्राइस बढ़ जाती है, ये कोई मतलब थोड़ी ना है, क्योंकि इनको भी पता था कि प्राइस बढ़ी, इसीलिए इन लोगों ने जाकर के पेरिस में कहा कि ये राजा आजा कुछ नहीं है, असेंबली वगैरह सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, चलो हमारे साथ। पैलेस ऑफ टलरेस में इन्होंने हमला किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वेजेस और प्राइसेस को फिक्स किया कि फिक्स करो भाई इनको। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मीट एंड ब्रेड, ब्रेड इज द स्टेपल, वाज द स्टेपल डाइट देयर, इसको क्या किया गया, रेशन, यानी कि अपने अंडर ले लिया, गवर्नमेंट देखेगी जी इनकी सारी फंक्शनिंग को। और क्या किया जी इन्होंने जो पीजेंट्स हैं उन पीजेंट्स से कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, फिक्स्ड प्राइस के ऊपर बेचेंगे। अब देखिए जब किसान को देखें आप, तो किसान जब वो चाहता है कि इसको आउट जो इनपुट है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ है, वो सस्ते में मिल जाए, और जब अपनी फसल बेचने जाए तो उसको अच्छा मुनाफा मिले। तो ये पीजेंट्स जब दुकान पे जाते थे मीट और ब्रेड लेने, तब सस्ता तो मिल जाता था, लेकिन जब अपनी प्राइस ये बेचने जाते थे तब भी इन्हें सस्ते में ही बेचनी पड़ती थी, क्योंकि
यहाँ उन्होंने प्राइस को कम रखा कि प्राइस कम रहेगी जी। अब इन लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा कि आप अब उस समय वाइट फ्लोर होता था, एक वाइट फ्लोर, और बहुत एक्सपेंसिव होता था। कई लोग महंगा आटा खाते हैं ना, महंगा, वो था ये एक्सपेंसिव। तो इन्होंने कहा हटाओ इन सबको, अब से आप खाएंगे पेन डे एगलाइट। पेन डे एगलाइट का मतलब है इक्वालिटी ब्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वालिटी ब्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि यही चलेगी जी, सब यही खाएंगे। फिर इन्होंने क्या कहा, मोड ऑफ सैल्यूटेशन। उस टाइम पे मोड ऑफ सैल्यूटेशन बहुत ज़्यादा था कि अगर सर है, जैसे हम सर बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे फ्रेंच में मोन्सियर, मैडम है तो मैडम। और अब इसने कहा कि हटाओ ये सब, नाउ यू ऑल आर सिटीजन्स। जो मैन है वो सिटॉय और जो फीमेल्स हैं वो सिटॉयनी। तो ये इन्होंने सिस्टम किया। तो ये कुछ रेडिकल स्टेप की, वेज और प्राइस को फिक्स किया, मीट और ब्रेड को रेशन किया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। पेन डे एगलाइट जो है यानी कि इक्वालिटी ब्रेड, ये किसने लाए, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब साहब इसकी पार्टी के लोगों को भी इसने मारा, अपनी पार्टी के लोगों को भी जो इसके खिलाफ हो सकते थे उनको मारा। तो जनता के अंदर इसके बगावत हो गई और इसके ही लोग इसके खिलाफ हो गए। जुलाई 1794 में was arrested आफ्टर सम टाइम। इसको भी कहा कि चच्चा आपने बहुत लोगों को गिलोटाइन किया है, चलो एक बार देखें दर्द होता है कि नहीं होता। इसको भी गिलोटाइन कर दिया। तो यहाँ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का भी एंड होता है। अब जब किसी व्यक्ति की, किसी ऐसे ताकतवर लीडर की जब डेथ होती है, देन देयर कम्स पावर वैक्यूम। कि अब कौन पावर अपने हाथों में लेगा। तो वही हम देखेंगे कि फ्रांस में इनके डेथ के बाद क्या हुआ। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के डेथ के बाद जो मिडिल क्लास थी, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ताकतवर थे, उन लोगों ने एक नई गवर्नमेंट बनाई और उस नई गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अब आएगा जी हमारे सामने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1794। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1794 क्या कहता है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1794 कहता है कि नॉन प्रॉपर्टीड मैन, जिनको आपने राइट टू वोट दे दिया था 21 से सबके ज़्यादा, उसको रिवर्ट कर देगा। हटाओ इनको, जिनके पास ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, भागो यहाँ से। अब इन्होंने क्या कहा कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आप बनाएंगे। देखिए, एक काउंसिल बनाएंगे, बी काउंसिल बनाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल आप 2 बनाएंगे। और ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल करके और 5 मेंबर्स डायरेक्टरी बॉडी बनाएंगे, यानी कि 5 डायरेक्टर्स होंगे उसके अंदर, उस डायरेक्टरी बॉडी के अंदर, और वो इन काउंसिल्स के द्वारा बनाए जाएंगे। अब आपने ये तो बना दिया भाई, पावर एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, 5 व्यक्तियों में बांट दी। लेकिन अब इनकी लड़ाई दंगे हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से कि अब ये चाहते कि इसको हटा के दूसरा लगाया जाए, इसको हटा के दूसरा। अब ये कह रहे हैं कि ना, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। तो ऐसे में जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो देयर वर सम हु वर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और हम पढ़े भी गए नेपोलियन बोनापार्ट, जो मिलिट्री से आए, जो अपने आप को पावरफुल करने में लगे हुए थे फ्रांस में कि लड़ने दो यार इनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अब आगे आके हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी। लेकिन इस गवर्नमेंट में यह सब चला। अब गवर्नमेंट के बाद हमारे सामने आता है महिलाओं का रोल, क्योंकि राइट, देखिए कहीं ना कहीं हमारी बुक्स कनेक्ट होंगी। हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखा कि महिलाओं को राइट टू वोट मिलने में बहुत दिक्कतें हुई। हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। हमने पहला इंस्टेंस जो था, तो जब मीटिंग थी 5 मई 1789 को, जब मीटिंग थी वर्सेल्स में ही, वो मीटिंग थी, याद रखिएगा, राजा के महल में मीटिंग थी। उस महल में महिलाओं को नहीं जाने दिया गया अंदर, उस हॉल में महिलाओं को नहीं जाने दिया गया। महिलाओं को राइट टू वोट, महिलाओं को पैसिव सिटीजन बना दिया गया। फिर राइट टू वोट इन्हें फिर नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, उस समय बहुत सारे क्लब्स थे, महिलाओं के क्लब्स, और एक क्लब था द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स क्लब। द रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन्स क्लब, ये क्लब बहुत आगे रहा।
इस क्लब ने बहुत डिमांड उठाई। जब इनको पैसिव सिटीजन किया गया तब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप उठाए इनके फेवर में। तो महिलाओं के लिए 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, देखो इनके पास एजुकेशन का हक नहीं है। जो पैसे वाले लोग थे ना, जो नोबल्स थे, उनकी बेटियां ही ऐसी थी जो पढ़ पाती थी। कोई इनको जॉब की ट्रेनिंग वगैरह का कुछ नहीं था, अपने खेतों में काम करती थी, घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब काम करना पड़ रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ट्रेनिंग, कि महिलाओं को यदि ट्रेनिंग लेनी होगी तो वो ट्रेनिंग ले सकती हैं, तो कंपल्सरी एजुकेशन, ट्रेनिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैरिज, आपके पिता आपको फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए। मैरिज को कैसे इन्होंने किया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा, आपको सरकारी अधिकारियों के सामने आकर के रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ विवाह कर रही हूं और मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूं। वहां पता लग जाएगा, यदि आपके पिता जबरदस्ती आपके साथ कर रहे तो आप बता सकती हैं। फिर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बारे में इन्होंने क्या कहा, डाइवोर्स के बारे में इन्होंने कहा कि महिला भी पुरुष को डाइवोर्स दे सकती है कि तुम चलो यहाँ से, तुम बढ़िया नहीं हो। पहले केवल पुरुष महिला को डाइवोर्स दे सकते थे, लेकिन डाइवोर्स अब महिलाएं भी दे सकती हैं। तो ये कुछ रेडिकल स्टेप्स थे महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। स्टिल राइट टू वोट नहीं दिया गया, इन्हें और स्ट्रगल करना पड़ा और फाइनली 1946 में राइट टू वोट दिया गया महिलाओं को। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फ्रांस में। याद रखिएगा, आप बेवकूफ़ों की तरह सोचेंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट टू वोट किस कंट्री में कब दिया गया, तो आप अब कहेंगे कि पोल साइंस में है ही नहीं, यहाँ तो फ्रांस का नाम ही नहीं है। तो 1946 ही दे तो रखा, यही तो है राइट टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पर एवरीवन गॉट द राइट टू वोट। 1946 फ्रांस। जब इंडिया में डेमोक्रेसी आई एंड इंडिया सेड कि नाउ वी विल कंडक्ट इलेक्शंस, तो वो सब वेस्ट वाले हंसते थे, तुम अबे तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है, तुम कहाँ से इलेक्शन करवाओगे यार। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया 1952 में जब जनरल इलेक्शंस हुए और 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे इंडिया में और मोर देन हाफ उन्होंने वोटिंग की, तब उन लोगों को समझ में आया कि यार बड़ी शानदार बात उन्होंने कही कि यार मज़ा आ गया, आपने तो साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी गरीबी में भी हो सकती है, कहीं भी डेमोक्रेसी हो सकती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो कहीं भी हो सकता है। तो राइट टू वोट 1946 में इनको मिला। देखिए अब हम एक चीज़ के बारे में देखेंगे, स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्यों? क्योंकि एक वर्ड यूज किया गया है, ट्राइएंगुलर रूट ऑफ स्लेवरी बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो टबैको वगैरह है, शुगर वगैरह है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहां से रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन के अंदर लाया गया। 1740s वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था। जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके लिए रॉ मटेरियल्स की नीड चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है उनकी, वो चाहिए, तो वो कहाँ से आती थी? अमेरिका से। अमेरिका में काम करने के लिए कौन से लोग चाहिए? ऐसे लोग जो वहाँ काम कर सके फ्री में। तो ब्रिटेन, यहाँ पर क्या होता था फ्रांस में कि ये फ्रांस है मान लीजिए, तो फ्रांस का एक पोर्ट है, दो पोर्ट, बोर्डेक्स और नैंटेस, मैप में भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। यहां से ये लोग जाते अफ्रीका, अफ्रीका जाते, अफ्रीका के लोगों को वहां से खरीदते स्लेव्स बना करके, और क्या करते, यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेकर के आते उनको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन स्लेव्स को ये बेच देते, यहाँ पे कुछ खरीदा, यहाँ पे उससे थोड़े महंगे में बेच दिया, लाइफ टाइम यहाँ पे बॉन्डेड लेबर की तरह बिना पैसे के, बिना पेमेंट के, और इन्हें काम करना पड़ता। और यहाँ से वो सामान लेकर के, यानी कि वो जो सिल्वर था, वो जो शुगर था, टोबैको वगैरह था, पोटैटोज थे, जो भी कुछ था, वो यहाँ से लेकर के फ्रांस आ जाते। तो ये जो ट्राइएंगुलर रूट था, ये ट्राइएंगुलर स्लेवरी का सिस्टम था, इस स्लेवरी के सिस्टम के ऊपर बहुत वो उठे कि भाई जब 1791 में गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पे भी डिबेट हुई कि यहाँ तो हमने इक्वालिटी दे दी, लेकिन फ्रांस के बाहर की जो पोजेशंस हैं, भाई यहाँ पे अफ्रीका में आके ऐसे ही थोड़ी ना है, अब
किसी का अधिकार होगा तभी तो आके कहेगा। अगर कोई इंडिया में आकर के आपको पकड़ ले और कहे कि चलो आपको स्लेव बना करके बेचेंगे हम, तो ऐसा थोड़ी होगा, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करेगी, उनको मारेगी। लेकिन यहाँ फ्रेंच कॉलोनीज थी, यानी कि फ्रेंच कॉलोनीज जो थी यहाँ पर, वहाँ से उठाए जाते थे दास और यहाँ दे दिए जाते। तो इन्होंने कहा कि क्या बाहर की फ्रेंच कॉलोनीज में, जहाँ बाहर फ्रेंच का शासन है, वहाँ पर भी राइट, यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। डिबेट हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन 1794 में फ्रेंच कॉलोनीज में भी सब कुछ होगा। तो दीज पीपल सेड कि हटाओ इनको स्लेवरी वगैरह को। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई कि 10 साल बाद, लेकिन एक व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे आर्मी में बड़े एक सिपाही से भर्ती होकर के और कमांडर इन चीफ बने और 1803 के अंदर एम्परर बने। 1804 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए। बहुत रेडिकल स्टेप्स उन्होंने उठाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, करेंसी वगैरह में, वेट्स वगैरह के अंदर, और काफ़ी नए नए चेंजेस इन्होंने किए वहाँ पर। अब इन्हें क्या है, इन्हें लिबरेटर बोला गया। फ्रांस सोचता था कि ये तो लिबरेटर हैं, हमें बचाएंगे। इजिप्ट के साथ एक लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट ने बेहद रूप से शानदार पराक्रम दिखाया। और ये क्या करते, जैसे एम्परर बने तो अपने घोड़े पे बैठते और तलवार उठा के चलो हमला कर देते हैं सब पे। और आसपास के राज्यों में फ्रांस की दहशत इन्होंने फैला दी और लोगों को हराते गए और अपने फैमिली मेंबर्स को, देखिए नेपोटिज्म का इन्होंने वो किया, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्होंने लगा दिया वहाँ पर। अब अपने फैमिली मेंबर्स को इन्होंने बैठा दिया राजा बना के। गड़बड़ क्या हुई कि 1815 में वाटरलू की बैटल के अंदर ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया वगैरह की फोर्सेस ने मिलकर के बैटल ऑफ वाटरलू में साहब को हरा दिया और इनको अरेस्ट किया और इनको भेजा सेंट हेलेना आइलैंड। और 1821 में जहर की वजह से, पॉइजन की वजह से he died, he was poisoned to death। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि स्लेवरी वापस लाओ, स्लेवरी वापस लेके आए ये। लेकिन 94 में तो हमने हटा दिया, ये 10 साल बाद 1804 के अंदर स्लेवरी वापस ले आए। लेकिन फिर फाइनली 1848 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट साहब की डेथ हुई और 1821 में ही, और जो बाद में जो चीज़ें हुई तो 1814 में स्लेवरी को फाइनली एंडेड। तो फाइनली स्लेवरी एंडेड इन 1848। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वालिटी, लिबर्टी जैसे जो, फ्रीडम जैसे जो शब्द हैं वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहाँ से लिए हैं। और हमारे दो महान टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन दो लोगों का नाम भी याद रखना है। देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा है, चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में करेंगे, याद रखिए दिस टाइम इट इज़ नॉट अबाउट सब्जेक्टिव, इट्स अबाउट ऑब्जेक्टिव, इट्स अबाउट हाउ एक्यूरेटली यू टिक द आंसर्स। सो आपको समझना होगा कि जितना कम उतना ज़्यादा रिवाइज। तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाइए, आराम आराम से सिर्फ फैक्ट्स को लिखिए। और पिक्चर्स दी गई हैं कि किस पिक्चर में क्या है, वो पिक्चर किस व्यक्ति ने बनाई है, वो नाम ज़रूर याद रखिएगा। और डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनवा दिए हैं, पिक्चर्स याद रखनी है। 1-2 पेज हैं बीच में, वो पेजेस आपके सिंबल्स के बारे में, एक्चुअली में लिटरेसी वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पर सिंबल्स बनाए गए, लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो जैसे ब्रोकन चेन थी, जिसका मतलब है कि आप फ्री हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो फ्लाइंग वाली एक वुमन है, उसका मतलब है लॉ को उन्होंने पर्सोनिफाई किया। लॉ की जो टैबलेट्स हैं, इसका मतलब सभी के सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। एक रेड कैप है, जैकोबिन्स भी रेड कैप पहनते थे। रेड कैप है कि हाँ अब हम फ्री हो गए हैं, यानी कि एक स्लेव फ्री होने के बाद वो कैप पहनता है। तो वो आपको याद रखनी है कि कौन सा किसका सिंबल है, किस चीज़ को वो दिखा रहा है। और शॉर्ट में आप इसको बनाते जाएं, जितना शॉर्ट आप इसको रखेंगे आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। इसके बाद भी यदि कोई आपके डाउट रहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।